प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर के लिए ये वीडियो जारी कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कि नरपति नाहल और उनकी कृति बिसलदेव रास। बिसलदेव रास काल में लिखा गया रासो साहित्य में से एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसके जो लेखक हैं वो नरपति नाहल हैं, जो स्वयं अजमेर के ही रहने वाले थे, और इसकी जो कथ्य है, इसकी जो विषय वस्तु है, वो भी अजमेर की राजा बिसलदेव और उसकी जो पत्नी जो उड़ीसा की रहने वाली थी राजमती, उसके विहाव, उनका संयोग और उनके वियोग पर ये आधारित है। बिसलदेव रास एक अलग प्रकार का काव्य है। उस समय पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो आदि जो काव्य लिखे गए वो वीर रस प्रधान थे, लेकिन बिसलदेव रासो जो है वो वीर रस प्रधान न होकर के इसमें किसी प्रकार के कोई युद्ध का वर्णन नहीं है, अपितु इसमें एक राजा और रानी यानी बिसलदेव और राजमती के विवाह, उनके मिलन, उनके एक दूसरे को पालम देना और फिर बिसलदेव द्वारा धन कमाने के लिए बाहर चले जाना और फिर राजमती का विरह, ये इसमें अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रकार ये अन्य रासो काव्यों से एक भिन्न प्रकार का काव्य है और इसको रासो ने करके रास कहा जाता है, बिसलदेव रास, और लेखक हैं जैसा कि मैंने बताया नरपति नाहल। संक्षेप में आपको बता दूं कि अजमेर के राजा बिसलदेव की शादी उड़ीसा की राजकुमारी राजमती से होती है। जब वो राजमती के साथ विवाहित होकर के अपने देश को, अपने प्रदेश को, राजस्थान को, अजमेर को लौटते हैं, तो वो अपने क्षेत्र का वर्णन करते हुए चलते हैं और सामर झील आती है तो कहते हैं कि हमारे यहाँ नमक पैदा होता है। इस बात को सुनकर के उनकी जो पत्नी है, जो राजमती है, वो कहती है कि तुम मुझे ये क्या बता रहे हो कि आपके देश में नमक पैदा होता है, मेरे देश में यानी उड़ीसा में तो हीरों की कहान है, हीरे मिलते हैं, इसलिए आपके देश का मेरे देश के सामने कोई महत्व नहीं है। और एक तरह से उस राजा का वो अप्रत्यक्ष रूप से उस राजा का और उस प्रदेश का मजाक उड़ाती है। तो ये बात जो है उस राजा बिसलदेव को लग जाती है और वो यहाँ आने के बाद हीरे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए वो चले जाते हैं। फिर उसके विरह में रानी राजमती जो है वो तड़पती रहती है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। इसमें जो पुरानी विरह पद्धति थी 12 मासा, उस 12 मासा का भी बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है कि आषाढ़ से लेकर के ज्येष्ठ तक किस तरह से आषाढ़ के महीने में राजमती व्याकुल है, उसी तरह श्रावण के महीने में, फिर भाद्रपद के महीने में, इसी तरह वो कार्तिक के महीने में, पौष के महीने में, माघ के महीने में, फागुन के महीने में अपनी पीड़ा को, अपनी विरह वेदना को किस तरह से व्यक्त हुई है। इस संपूर्ण काव्य में लगभग 128 छंद हैं, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, आपके कोर्स में तो इसके बहुत कम छंद हैं, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, तो इस प्रसंग के माध्यम से यानी राजमती और बिसलदेव के माध्यम से एक अन्य भावना, बहुत महत्वपूर्ण भावना जो इसमें व्यक्त हुई है वो दो है। प्रथम है नारी हृदय की विरह की मार्मिक व्यंजना। इस काव्य में नारी हृदय की विरह की मार्मिक व्यंजना हुई है। किस तरह से एक मध्यकाल में, सामंत काल में एक रानी, एक स्त्री अपने पति से कुछ शब्द कह देती है और उन्हीं से आहत होकर के वो उसे छोड़ करके चले जाते हैं, और फिर वो अपनी मर्यादा में रहती हुई किस तरह से अपने दिन व्यतीत करती है, अपनी विरह पीड़ा को, अपनी वेदना को वो अपने उसके माध्यम से व्यक्त करती है। ये इस काव्य का एक बहुत बड़ा मार्मिक संदेश है। दूसरा, इसमें इस बात को भी व्यंजित किया गया है कि राजाओं का जो अहंकार था वो कितना भारी होता था कि एक नारी के द्वारा इतना मात्र कह देने से उसको वो बात ऐसी लगी कि उसने अपना घर बार ही छोड़ दिया, और जिस बात के लिए रानी ने अपने प्रदेश की, अपने पीहर की बड़ाई की थी, उसी धन और दौलत को प्राप्त करने के लिए अपने राजमती को छोड़ करके वो विदेश चले जाता है। इस प्रकार के अहंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद इसमें नारी जन्म की व्यर्थता को भी कहीं कहीं लेखक जो है वो व्यंजित करते हैं, जैसे कि
कि राजमती अपने भिरे में व्याकुल होती है, रोती है, तड़पती है, विभिन्न प्रकार के संदेश वो भेजती है, विभिन्न प्रकार से वो उसको बुलाना चाहती है, लेकिन जब राजा नहीं आते हैं तो उसकी कुछ मार्मिक पंक्ति हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहती है कि स्त्री जन्म काई दीदे और महेश अवर जन्म थार घणार नरेश, कि हे नरेश यहाँ परमेश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, परवरदिगार के लिए आया है कि हे नरेश, हे धरती के सम्राट, हे जगत के मालिक, कि आपने मुझे स्त्री जन्म क्यों दिया? आपके बहुत सारे योनियां हैं, बहुत सारे जन्म हैं, आप मुझे कुछ और ही क्यों नहीं बना दिया? स्त्री जन्म की मार्मिक पीड़ा को इन पंक्तियों में लेखक नरपति लाल ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की है कि वो यहाँ तक कहती है कि आपने बन की काली कोयल मुझे क्यों नहीं बना दिया, जो कम से कम मैं कहीं उड़ कर के भी जाती और अपने भिरे गीत को, अपनी पीड़ा को उस कोयल की तरह स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के अभिव्यक्त कर देती। आज मैं अपनी पीड़ा को, अपनी मर्म वेदना को मैं उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकती। ये बात बहुत ही मार्मिक बात है कि वो कहती है, एक बार फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ, जिसकी 2 पंक्तियां हैं। वो राजमती कहती है कि स्त्री जन्म काई दीदे और महेश अवर जन्म थार घणार नरेश, कि भगवान शंकर से कहती है कि महेश आपने, हे भगवान शंकर, आपने स्त्री जन्म मुझे क्यों दिया? आपके तो बहुत सारे और अन्य बहुत सारे जन्म होते हैं, योनियां होती है, आपने क्यों नहीं मुझे किसी अन्य योनि में, अन्य पक्षी का, जानवर का, या अन्य एक सामान्य। फिर वो कहती है कि मैं तो एक कृषक की पत्नी होती, अपनी अभिव्यक्ति देती है कि मैं कृषक की पत्नी होती तो कम से कम मेरे पति के साथ खेत में खुलकर के काम करती, उसके साथ मैं कृषि का कार्य करती, उसके साथ रहती, उसके साथ बातें करती, उसके साथ अपनी गृहस्थी को चलाती। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक नरपति तत्कालीन सामंती समाज में नारी के ऊपर कितने भारी बंधन थे। उस समय सामान्य जो जनजीवन था, या सामान्य जन की जो नारी थी, कृषक की, मजदूर की, गांव की, उसको तो बहुत कुछ आज़ादी मिली हुई थी। वो उसके साथ खेत पर काम करती थी, वो अपने गृहस्थी के अन्य कामों में उसको सहयोग करती थी, पति के साथ सीमित मात्रा में कहीं घूमने भी जाती थी, उसके साथ हास प्रयास का उसे पूरा अधिकार था, वो पूरी तरह एक सहचरी के रूप में उसके साथ रहती थी। लेकिन सामंती काल में राज परिवार के अंदर महिलाओं का जीवन जो था वो घुटन भरा होता था, क्योंकि एक राजा के अनेक रानियां होती थी और वो कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपने हृदय की भावना बता नहीं सकती थी, किसी को अपनी दुख सुख की पीड़ा कह नहीं सकती थी। उसके चारों तरफ 24 घंटे हमेशा पहरे उस पर रहते थे। इसलिए इस काव्य में इसको पढ़ने पर यह बात पूरी तरह ध्वनित होती है, व्यंजित होती है। इसको पढ़ने पर यह बात सामने आती है कि सामंतीकालीन नारी की पीड़ा जो है वो राजमती के माध्यम से व्यक्त होती है। इसी तरह वो कहती है, इसी कारण वो कहती है कि मुझे कृषक की पत्नी क्यों नहीं बनाया, हे भगवान शिव की पत्नी क्यों नहीं बनाता। मैं खेत में मेरे पति के साथ काम करती, उसके साथ मैं अपना हास प्रयास करती, उसके साथ मैं मेरे जीवन को व्यतीत करती, उसके सुख दुख में प्रत्यक्ष रूप से हावी रहती और मैं वहाँ अर्थात ज़्यादा आज़ादी का उपभोग कर पाती। और मुझे यहाँ चार दीवारी के अंदर एक सामंती नारी के रूप में अपना समय जो है, अपनी उम्र जो है, अपनी युवावस्था जो है, वो मुझे विरह में काटनी पड़ रही है, इंतजार में काटनी पड़ रही है। इस प्रकार की विरह वेदना इस काव्य में बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त हुई है। इसके अतिरिक्त कि इस काव्य में कवि ने यह भी बताया है कि सामंत राजा जो होते थे किस प्रकार के अहंकारी होते थे कि वो एक छोटी सी बात पर उसको इतना अहंकार उसका जागृत हुआ, और उस अहंकार की तुष्टि के लिए वो अपने घर परिवार, राज परिवार सब छोड़ करके चले गए। और किस तरह से उसके घेरे में प्रदेश की जनता व्यतीत हुई होगी, दुखी हुई होगी। इसका वर्णन तो इस काव्य में नहीं है, लेकिन उसकी नवविवाहिता राजमती किस तरह से दुखी और व्याकुल हुई, इसका वर्णन इस काव्य में मिलता है। इस काव्य में परंपरागत 12 मासा वर्णन जो है कि किस तरह से प्राचीन कवि, मध्यकाल के कवि 12 महीने में एक विरह का
विरह और विरहिणी का किस तरह से वर्णन करते थे। इस काव्य में बहुत ही मार्मिक एक एक ऋतु के लिए कवि ने एक एक छंद पूरा लिया है 8 पंक्तियों का, और उसमें फागुन का, चैत्र का, बैसाख का, ज्येष्ठ का, कि ज्येष्ठ में किस तरह से गर्म हवा चल रही हैं और राजमती जो है वो दिन रात जागती रहती है, रात में तारे गिनती रहती है, इसने इसमें किया है। भाषा की दृष्टि से देखें तो बिशलदेव राज की भाषा पुरानी हिंदी और राजस्थानी है। इसमें ज़्यादातर शब्द जो है वो राजस्थानी भाषा के हैं, कि जैसे संदेशड़ा, डा प्रत्यय इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। राजस्थानी भाषा तो है ही, इसके साथ इसमें कुछ शब्द जो हैं वो पुरानी हिंदी के भी मिलते हैं। और एक ठेठ गेय काव्य है, ग्रामीण काव्य है, एक नारी के हृदय की मार्मिक व्यंजना जो है, डोला मारू का धुआं में भी एक नारी के हृदय की मार्मिक व्यंजना व्यक्त हुई है, लेकिन वो एक ग्रामीण नारी की हृदय की और एक भोली भाली युवती का हृदय उसमें व्यंजित हुआ है। इसमें एक चतुर और एक राज परिवार की युवती किस तरह से अपनी मर्यादा में रहती हुई किस तरह से अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहती है, वो एक नगरीय नारी का जो विरह है वो इसमें व्यंजित हुआ है। और कभी भी जो नरपति नाहल हैं उसको स्पष्ट करने में, उसको व्यंजित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में इसके बारे में हम फिर इससे संभावित प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे, और आपके कोर्स में जो निर्धारित अंश है उसकी मैं व्याख्या करके भी आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा। बस आज